क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ा रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें मैंने आप लोगों को बताए थे व्हाट इज ए सेल। हमने ये भी बताया थे सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने ये भी बताया थे हु डिस्कवर्ड सेल, व्हेन, हाउ ए सेल वाज फाउंड, हाँ, बाय ए माइक्रोस्कोप, हु इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप, ये सब आप बताए थे। अब हम बताएंगे आप लोगों को कुछ टर्म्स जो आप लोग अगर बायोलॉजी लेके आगे पढ़ना चाहते हो, कम से कम क्लास 10 तक, ये आप लोगों को एकदम बिल्कुल याद रखना चाहिए। दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब सेल्स विदाउट ए डेफिनिट न्यूक्लियस। क्या बोला मैंने? प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी सेल्स विदाउट ए डेफिनिट न्यूक्लियस। समझ में आया? दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स क्या है? सेल्स विथ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी जो सेल में न्यूक्लियस नहीं है उसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल, और जिस सेल में न्यूक्लियस है उस सेल को बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल। अब बात यह है, सेल को तो स्ट्रक्चरल यूनिट हमने आप लोगों को समझाया। क्या समझाए थे? अगर आप याद कर सकते हो तो इफ यू कैन रिमेंबर व्हाट आई सेड, that the way a building is made up of bricks, in the very same way body of living organism is made up of very small units which are called cells. Okay, and मैंने आप लोगों को ये भी बताया थे cells are the structural and functional unit of life। इसी कारण के चलते cell is the structural unit of life, लेकिन why it is functional unit of life? Why it is functional unit of life? आप देखिए, समझिएगा। Within the cell, very minute organelles, very minute। एक सेल ही देखने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जरूरत होता है। अब उसके अंदर में ऑर्गन्स है, उसको बोला जाता है सेल ऑर्गेनेल्स। और ये सेल ऑर्गेनेल्स दे परफॉर्म देयर ओन फंक्शन बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब किसी भी सेल में तीन आइटम होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, थर्ड न्यूक्लियस। अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन इज ए वेरी फाइन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट डिफाइंस द एरिया ऑफ ए सेल, राइट? हाँ, इससे पहले और एक पॉइंट आप लोगों को पता नहीं भूल गए, दो साइज एंड शेप ऑफ ए सेल depends upon its function. Mind it, याद रखना, size and shape of a cell depend upon its function. And ये जो different size का जो सेल होता है, जो different function करता है, इसी से बनता है क्या? differentiation of cell। इसी से बनता है क्या? differentiation of cells, right? Now ये जो हम बता रहे थे आप लोगों को, जो cell membrane is semi-permeable. And what is the meaning of this term semi-permeable? Semi-permeable membrane is a membrane which allows only selective particles to pass through it. Once again I repeat, semi-permeable membrane is a membrane which allows only selective particles to pass through it। वो होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम लोग जो समझ रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग को कुछ और टर्म समझना है। क्या है? ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। क्या समझना है? ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। और ये भी आप लोगों को बहुत जरूरी है जानकारी करने के लिए। व्हाई? यू सी, मैंने बोला
Cells are the structural and functional unit of living organism. Plants are also living organism. Human beings and different animals, they are also living organism. Amoeba is a living organism because it performs its daily functions. भले वो बना हुआ है एक सेल से, यूनिसेलुलर, लेकिन वो अपना कामकाज सेल से ही चलाता है। समझ में आया? तो ये जो सेल जो है, सेल मेम्ब्रेन के जरिए बहुत कुछ काम होता है। कैसे? पहला होता है ऑस्मोसिस। एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस? Osmosis is the process by which molecules or water molecules move from higher concentration to lower concentration. क्या बोला मैंने? Semi-permeable membrane is a membrane which allows only selective particles to pass through it. And osmosis क्या है? Is the process by which water molecules pass from higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane. ये ऑस्मोसिस, देखो पानी जो है और बाहर से अंदर आएगा सेल के अंदर, तो क्या हो जाएगा? वो एंडोस्मोसिस। बाहर से अंदर आएगा तो क्या होगा? एंडोस्मोसिस। और सेल के अंदर में पानी होगा तो सेल क्या हो जाएगा? इट विल स्वेल अप। स्वेल अप मतलब फूल जाएगा। इसको बोला जाता है टारगार। इसको क्या बोला जाता है? टारगार। और सिमिलरली अगर सेल के अंदर से पानी निकल जाता है तो सेल क्या होगा? वो सिकोड़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड फ्लासिड। टर्जिडिटी एंड फ्लासिडिटी। दैट मीन्स टर्जिडिटी का बिल्कुल ऑपोजिट है फ्लासिडिटी। यार ये चीज जानना क्यों जरूरी है? ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग सब पढ़ चुके हो, जो प्लांट्स they take or absorb water through their roots. अब जब ये absorption of water का मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे तब ये चीज हम लोग के लिए बहुत जरूरी होगा जानकारी करना। क्या क्या? जो ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, अंदर में आता है एंडोस्मोसिस, बाहर जाता है तो एक्सोस्मोसिस, ये सब जानना जरूरी है। इसके बाद है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज ऑल्सो द प्रोसेस of movement of molecules from higher concentration to lower concentration when the two mediums are in direct contact. When the two mediums are in direct contact. वो कैसे? I am giving you an example which you all do in your home regularly. Like when you burn an incense stick in your room, what happens? पूरा घर में तुम्हारा जो अगरबत्ती का खुशबू फैल जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो केमिकल है वो केमिकल कंसंट्रेटेड था किसमें? वो अगरबत्ती में। उसको जब जलाया गया तो पूरा घर में फैल गया। तो इस तरह से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वो फैल गया जब मीडियम डायरेक्ट कांटेक्ट में था। तो ये है डिफ्यूजन। समझ में आया? तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद है प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सेल। इफ प्रोटोप्लाज्म इज नॉट देयर, व्हाट विल हैपन? तो बाकी ऑर्गेनेल नहीं रह पाएगा, और बाकी ऑर्गेनेल नहीं रह पाएगा तो सेल कैन नॉट बी ए फंक्शनल यूनिट, और सेल फंक्शन नहीं करेगा तो दैट ऑर्गेनिज्म विल आल्सो डाई। समझ में आया? तो इसीलिए प्रोटोप्लाज्म इज ए jelly-like structure that remains within the cell membrane and it harbors the different organelles within it. इसके बाद मैंने क्या बोला? थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है, देखो न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस को बोला जाता है हेड ऑफिस ऑफ अ सेल। आप लोगों को घर में देखना, पापा कहीं पे काम करते हैं तो जहाँ पे काम करते हैं उसका हेड ऑफिस होता है, यानी हेड ऑफिस से कामकाज को कंट्रोल किया जाता है। सिमिलरली ऑल द फंक्शंस विदिन द सेल इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। ऑल द फंक्शंस विदिन अ सेल इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में तीन चीज है। क्या क्या?
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसका अंदर में रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर उसमें एक छोटा सा रहता है न्यूक्लियोलास। तीन चीज क्या क्या बोला मैंने? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलास। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, अब देखो किस तरह से इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियोप्लाज्म में ऐसा कुछ चीज है, वो आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, जो चीज के चलते जो हमारा इनहेरिटेंस आगे बढ़ता है, हमारा हेरिडिटी आगे बढ़ता है, उसके चलते आम मैंगो ट्री में मैंगो ही आता है, एप्पल नहीं आता है। समझ में आया? हाँ, उसको बोला जाता है क्या? क्रोमोसोम्स। उसको क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम्स। ओके, आज के लिए हम इतना पढ़ा रहा है। ये टर्म्स आप लोग जरूर याद करके रखिएगा, लिख के रखिएगा प्लीज, तो फिर आगे चल के समझना हम लोग के लिए बहुत आसान होगा। थैंक यू वेरी मच।